Hello students, welcome to the part 10 of the chapter carbon and its compound. In previous video हमने कुछ क्वेश्चंस को कर लिया था जो हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Why does micelle formation take place when soap is added to water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? कहा जा रहा है माइसेल, या इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं मिसेल, दोनों तरह से ठीक है, कि जब ये बनता कैसे है, माइसेल बनता कैसे है वाटर के अंदर, और दूसरा ये कि क्या इथेनॉल के अंदर भी बनेगा। ये वाटर के अंदर तो बनता ही है, इथेनॉल के अंदर भी बनेगा। तो इसका आंसर ये होगा कि देखिएगा, हम पहले क्लेंसिंग जो है एक्शन ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि जो डर्ट होती है वो हाइड्रो जो ऑयली होती है इन नेचर, जब हम साबुन वाटर के अंदर साबुन को घोलते हैं या डिटर्जेंट को घोलते हैं, तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है सॉप मॉलिक्यूल की, वो डर्ट के साथ अटैच हो जाती है, और उसका जो हेड होता है, जो सोडियम या पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, तो वो वाटर के साथ इंटरेक्ट दिखाता है, और इस तरह से डर्ट के चारों तरफ जो है, जैसे ये डर्ट है इसके चारों तरफ जो है इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाती है, चारों तरफ से घेर लेती है ये सॉप मॉलिक्यूल, और ये इनके हेड होते हैं, तो ये माइसेल बन जाती है। तो इसको हम डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अगर एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल खुद एक जो है एक ऐसा सॉल्वेंट है जो हाइड्रोकार्बन्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो अगर हम एथेनॉल के अंदर सॉप को घोलेंगे तो ये जो सॉप का जो मॉलिक्यूल की हाइड्रोकार्बन टेल है ये डिसॉल्व हो जाएगी उसमें, और माइसेल नहीं बन पाएगा। तो आंसर देख लेते हैं। इनसाइड वाटर सॉप मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन in which hydrophobic tail of molecule interact with dirt। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये इंटरेक्ट कर लेती है डर्ट के साथ, while hydrophilic head of the molecule interact with वाटर के साथ। इस तरह से जब ये ओरिएंटेशन होता है कि डर्ट के चारों तरफ एक गोल क्लस्टर सा बन जाता है मॉलिक्यूल्स का, जिनकी टेल जो होती है वो अटैच हो जाती है डर्ट के साथ, और हेड जो है वो आउटसाइड रहता है, अपवर्ड रहता है, और एक क्लस्टर बन जाता है मॉलिक्यूल्स का, और वो क्लस्टर्स डर्ट को अपने साथ लेकर के जो है जब हम उसको वॉश करते हैं तो लेकर के निकल जाती है। तो दिस क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइसेल। द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल इज नॉट पॉसिबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिएगा, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, या कह सकते हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, लाइक इथेनॉल, बिकॉज द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल्स विल आल्सो डिसॉल्व इन इथेनॉल। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है पॉसिबल नहीं है इथेनॉल में कि माइसेल बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कहा जा रहा है कि कार्बन या कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो एज ए फ्यूल यूज किए जाते हैं। देखिएगा, जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और लाइट भी कम बल्कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, यानी कि वो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एक मोल बर्न होने में कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू, तो वो बहुत हाई होती है इनकी। दूसरा ये कि इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होता है, इजीली। अब देखते हैं एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उनको हम गैस फॉर्म में आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, या कोल होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दो वजह होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू प्लस इनका जो ना ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। दूसरा यह है कि ये जो है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन एंड मोस्ट कार्बन कंपाउंड गिव ए लॉट ऑफ हीट्स एंड लाइट व्हेन बर्न्ड इन एयर। और इसमें भी एक कैटेगरी है कार्बन कंपाउंड की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारी एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती है, बर्न विद ए क्लीन फ्लेम। इनकी फ्लेम बिल्कुल क्लीन होती है, एंड डू नॉट एंड नो स्मोक इज प्रोड्यूस। Carbon compounds have high calorific value and can be transported easily, and therefore carbon and its compound are used as fuel for most application। इसलिए इनको ज्यादातर हम फ्यूल के रूप में जो है यूज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। जब हम हार्ड वाटर के साथ सोप का यूज करते हैं तो स्कम बनता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पूछा गया है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए कि वो क्यों बनता है और किस तरह से बनता है। देखिएगा, पहले आप समझ लीजिएगा स्कम क्या होता है। देखिएगा, जब साबुन सही तरीके से झाग
प्रोड्यूस नहीं करता है फैन, तो एक क्रीमी सा सब्सटेंस बनता रहता है, उसको बोलते हैं हम स्कम। A soap is sodium and potassium salt of long chain fatty acid. हार्ड वाटर कंटेन साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है आयंस होते हैं। अब क्या होता है जब हम सोप को अप्लाई करते हैं हार्ड वाटर के साथ, व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, द कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर डिस्प्लेस सोडियम एंड पोटेशियम आयन फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल। वो सोप मॉलिक्यूल में जो हमारे सोप का मॉलिक्यूल होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम का जो एटम्स होते हैं या कहो आयंस होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं, ये खुद आकर के अटैच हो जाते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो अब ऐसा होने से क्या होता है, जो साबुन होता है वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। वही साबुन जो झाग प्रोड्यूस करना था वो साबुन कन्वर्ट होने लगता है स्कम में, झाग नहीं बन पाते उसके। और इस रिएक्शन में बहुत सारा साबुन, a lot of soap is wasted in the process। इस प्रोसेस में बहुत सारा साबुन जो है हमारा सोप जो है वो वेस्ट होता रहता है और झाग नहीं आ पाते, जबकि हमें क्लीनिंग एक्शन के लिए जो है झाग का होना बहुत जरूरी है। सो सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली, और हम देखते हैं हमारा जो सोप है वो वर्क नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्कम। नेक्स्ट है व्हाट चेंज विल यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड और ब्लू। कहा जा रहा है कि अगर हम सोप के सोल्यूशन का या कहो सोप का जो है उसको जो है टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से, तो लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, ब्लू एंड रेड। और आपने देखा होगा कि रेड और ब्लू, इसको हम याद रख लेते हैं। देखिएगा एसिड में डी होता है, तो एसिड जो होता है वो रेड कर देता है लिटमस को, मतलब ब्लू को रेड कर देगा। और बेस जो बेस में देखो बी आ रहा है, बी फॉर ब्लू, तो बेस ब्लू कर देता है, मतलब ये रेड को ब्लू कर देता है। तो अब हम अच्छी तरह जानते हैं सिंस सोप इज ए बेसिक इन नेचर, सोप जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो अगर बेसिक होते हैं तो इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि ये तो ब्लू करेगा, बेस ब्लू करता है लिटमस पेपर को। हाउएवर द कलर ऑफ ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू, और अगर ब्लू लिटमस पेपर को उस पर अप्लाई करेंगे तो वो तो ऑलरेडी बेसिक जो है वो ब्लू ही करता है, और लिटमस पेपर हमारा ऑलरेडी ब्लू है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है और उसका इंडस्ट्रियल क्या एप्लीकेशन में क्या यूज है। देखिएगा हाइड्रोजिनेशन नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई बात है। देखिएगा हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि इस सब्सटेंस का हाइड्रोजिनेशन हुआ है। तो हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करने का नाम ही हाइड्रोजिनेशन है। और हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, मींस जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। When unsaturated hydrocarbons are added with hydrogen in the presence of catalyst, कोई किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो तेजी से हो और कंप्लीट हो। It gives saturated hydrocarbons। जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कहो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। देखिएगा यहाँ एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसमें और इसमें, और ये जो हमने बाकी की जो कार्बन की वैलेंसी इनसे आर आर दिखाया है, आर आल्सो है हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि सोप का जो मॉलिक्यूल जो हमारे ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी जो लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं, तो ये आर, ये भी एक कार्बन चेन है, ये भी एक कार्बन चेन है, ये आर भी एक कार्बन चेन है। एल्काइल चेन को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं ये भी। तो अब हम यहाँ देखेंगे, हमें मेन यहाँ दिखाना है कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट में, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और जो वैलेंसी खाली होती है इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो वहां हाइड्रोजन अटैच हो जाता है
और अब ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल चुका है। अब इंडस्ट्रियल क्या होता है देखिएगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि जितने भी जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, अगर हमें उनसे वेजिटेबल ऑयल से घी बनाना होता है, मींस जैसे डालडा जिसको हम बोलते थे आमतौर पर जनरली डालडा घी बोल देते हैं, या उसको हम क्लैरिफाइड बटर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो वो बनाने के लिए यूज होता है। सपोज दैट आपने वेजिटेबल ऑयल लिया, उसका हाइड्रोजनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट की, तो ये कन्वर्ट हो जाता है घी में, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म हो जाती है इसकी रूम टेम्परेचर पर जाकर के, और ये क्लेरिफाइड बटर भी बोल सकते हैं इसका। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है कि ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के काम आता है। इस तरह से आप देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को समझा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम अपनी बुक का। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन? इन हाइड्रोकार्बन्स में C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एंड CH4 कौन हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन देगी? देखिएगा, हम अच्छी तरह जानते हैं एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देती है, मींस वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या इसको यूं भी समझ सकते हैं एल्कीन और एल्काइन, क्योंकि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अब हमें जनरल फॉर्मूले से हमें इन सब में एल्कीन और एल्काइन को देखना है, या ये समझ लीजिए कि एल्केन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, तो हम इनमें एल्केन को देख लेते हैं। एल्केन के अलावा बाकी जो होंगे वो सब जो है एडिशन रिएक्शन देते हैं। C2H6, अगर हम इसको कार्बन के नंबर को देखें, C2 कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 6, तो क्या रिलेशन आ रहा है? 2 के डबल से 2 ज्यादा, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 एल्केन का, तो एल्केन भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। C3H8, अगर हम इसको देखते हैं C3H8, तो क्या रिलेशन आ रहा है इनमें? 3 2 जा 6 और +2 यानी कि H8, यानी कि ये भी एल्केन है, एल्केन होने के वजह से ये भी एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। C3H6 C का जस्ट डबल यानी कि ये एल्कीन है, CnH2n, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, तो ये एल्कीन है, और एल्कीन भी कौन सी है? ये प्रोपीन है, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है। एल्कीन है तो ये एडिशन रिएक्शन देगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आएगा। एंड दिस इज C2H2, मतलब C का डबल करें अगर हम तो 4 और -2 करें, यानी कि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर, ये हमारी जो है एथाइन है, तो ये भी ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी एडिशन रिएक्शन देगी, यानी कि जिसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। एंड CH4, ये तो हमारा एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, मेथेन एल्केन है, ये भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो आंसर हो जाता है हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6 and C2H2 undergo addition reaction in these compounds. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट किया जाता है जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफरेंशिएट कर दे, दोनों को अलग कर दे। देखिएगा, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर वो सैचुरेटेड ना कह करके ऑयल कह सकते हैं, और यहाँ अनसैचुरेटेड ना कह करके वो सैचुरेटेड ना कह करके यहाँ पर बोल सकते हैं घी बोल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड में बोल सकते हैं ऑयल। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ जाता है कि हाउ यू a test that can be used to differentiate between ऑयल एंड घी, या फिर कह सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो किसी भी तरह से आ जाए आपको समझना है। अभी हमने इससे पहले जस्ट हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, तो हाइड्रोजनेशन भी एक टेस्ट होता है जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड जो होते हैं वो हाइड्रोजनेशन नहीं दे देंगे, उनमें हाइड्रोजन ऐड नहीं होती है, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोजनेशन देते हैं, यानी कि उनमें हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन हो सकती है। तो एक तो टेस्ट ये है, हाइड्रोजनेशन करके भी हम पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो सैचुरेटेड है, और हाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा है अगर हाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा है तो सैचुरेटेड है, और अगर हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो अनसैचुरेटेड है। दूसरा होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? उसका ब्रोमीन वाटर जो होता है उसका कलर होता है रेड ब्राउन कलर,
अब क्या होता है, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं उनमें जो है वो डीकलराइज कर देते हैं, ब्रोमीन वाटर को कलरलेस बना देते हैं। अगर उनके साथ रिएक्शन करी जाए, ब्रोमीन वाटर मिलाया जाए उनके अंदर, तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है। तो ये याद रखेंगे, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम मिलाते हैं ब्रोमीन वाटर को, तो ब्रोमीन वाटर का कलर जो रेड या ब्राउन था वो कलरलेस हो जाता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर ब्रोमीन का जो वाटर कलर होता है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम एज इट इज रहता है। तो इक्वेशन का आंसर दो तरह से दिया जा सकता है, हाइड्रोजनेशन का भी टेस्ट किया जा सकता है इन लैब, और ब्रोमीन वाटर का भी किया जा सकता है, जो काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लेंसिंग एक्शन बतानी है हमें सोप की, कि वो किस तरह से डर्ट को, ऑयल्स को, या जो हमारे कपड़े जो डर्टी क्लॉथ्स होते हैं जो गंदे हो जाते हैं, उनको हम किस तरह से साफ कर देते हैं। तो इनको हम काफी डिटेल में क्लेंसिंग एक्शन को जो है पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो, वही सेम टू सेम इसका जो है एक्सप्लेनेशन या आंसर दिया जा सकता है, डायग्राम भी बनाया जा सकता है। उसमें होता क्या है कि जब वाटर के अंदर सॉप मिलाया जाता है तो सॉप के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, उनकी एक टेल होती है, एक हेड होता है। हेड जो होता है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और टेल जो होती है वो ऑयल्स या डर्ट अट्रैक्टिंग होती है। तो जब कपड़े के अंदर मिक्स होता है साबुन वाटर, तो साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के, वो डर्ट के चारों तरफ अपना एक क्लस्टर बना लेते हैं, और इस तरह से बनाते हैं क्योंकि हेड जो होता है वो अपवर्ड होता है वाटर की तरफ को, और जो उनकी टेल होती है वो डर्ट के साथ अटैच हो जाती है, और वो इस तरह से पूरी जो डर्ट होती है वो उनके बीच में एक तरह से ट्रैप हो जाती है, क्लस्टर के बीच में, मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर के बीच में डर्ट ट्रैप हो जाती है। और जब वो पानी से हम उसको रिंस करते हैं या उसको धोते हैं, तो वो डर्ट जो है वो उसी क्लस्टर के साथ बह करके निकल जाती है और कपड़ा हमारे साफ हो जाते हैं। तो इसको हम काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस तरह से हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज की 15 क्वेश्चंस लगभग लगभग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको ये कोई कंफ्यूजन है इसमें एक्सरसाइज में, या जो प्रीवियस वीडियो है उनमें, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम उनको जो है आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो आपसे हम ऑलरेडी और बार बार बोलते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा चैनल अच्छे से ग्रो हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।